अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आपको बताएं नताइज पहले से तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। एक वज़ीर आज़म बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्ज़ाम लगाकर धरने शुरू कर देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में कारकुनों से खिताब। कहा कि पार्टी के लिए लाहौर में जलसा करवाया गया। वो कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत लेगी। बोले 18वीं तरमीम ख़त्म करने की भी कहा कि हम वो ऊँट हैं कि जहां बैठेंगे इक़्तिदार वहीं होगा। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जिदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत तो आपकी। नून लीग ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की खबरें मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी के किसी इजलास में 18वीं तरमीम के खात्मे पर बात नहीं हुई। नून लीग ने 18वीं तरमीम पर तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मरियम औरंगजेब का बयान है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इलेक्शन के बाद 18वीं तरमीम के खात्मे का कोई एजेंडा नहीं, ये सब अफवाहें हैं जो मुखालिफिन ने फैलाई हैं। नून लीग की मंशूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी ने तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पार्टी में किसी सतह की मीटिंग में 18वीं तरमीम के खात्मे पर बातचीत नहीं हुई। मैं बड़ा कैटेगरिकली ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मंशूर कमेटी का ताल्लुक है, 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड के अंदर किसी तरह की तब्दीली या तरमीम हमारे ज़ेरे गौर नहीं है। ये हमारे एजेंडे पे भी नहीं है। पार्टी की जो एक ही बड़ी मीटिंग हुई है उसके अंदर भी ये मामला ज़ेरे बहस नहीं आया है। मरियम औरंगजेब ने बयान जारी किया है कि पार्टी की मंशूर कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर 18वीं तरमीम के खात्मे से मुताल्लिक खबर की तरदीद करती हूँ। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। उन्होंने कहा, सूबों के इख्तियारात कम करना दूर की बात। नून लीग मुस्तकबिल में तमाम इकाइयों के वसाइल बढ़ाने का इरादा रखती। नून लीग में इख्तिलाफात की खबरें। नवाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। रिटायर्ड कैप्टन सफदर और बशीर मेमन को मामलात हल करने का टास्क सौंप दिया है। नून लीग में अंदरूनी इख्तिलाफात पर नवाज शरीफ एक्शन में आ गए। मसाइल के हल के लिए बशीर मेमन और कैप्टन सफदर को मैदान में उतार दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात की खबरों पर नवाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। कहा, दोनों सूबों में तब तक दौरा नहीं करेंगे जब तक पार्टी के इख्तिलाफात खत्म नहीं हो जाते। कायद नून लीग ने बशीर मेमन को सिंध और कैप्टन सफदर को KPK में इख्तिलाफात खत्म कराने का टास्क सौंपा। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। पार्टी में इलेक्टेबल्स की शमूलियत के लिए भी मुतहरिक हो गए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद की तैयारियां। GDA इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कौन कौन सी जमात इस नए इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी, जानिए इस रिपोर्ट में। आइंदा इलेक्शन में सिंध किसके पास जाएगा? सूबे में पीपल्स पार्टी मुखालिफ धड़े सरगर्म। पीर सदरुद्दीन शाह ने नून लीग को राम कर लिया। JDA इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट या शामिल किया जाएगा। हतमी फैसला JDA सरबराह पीर पगाड़ा करेंगे। GDA चीफ ने अगले हफ्ते को कोर कमेटी इजलास बुला लिया। JUI और नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद पर फैसला होगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। जराए का बताना है, पीपल्स पार्टी किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी पर वफाक और सूबों में इत्तेहाद किया जा सकता है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फजलुर रहमान का ऐलान। कहा, मिलियन मार्च के जरिए कौम को मुल्क के खिलाफ साजिशों से आगाह किया। हमारी 4 साल जदोजहद से आलमी एजेंडा ज़मीं बोस हुआ। आज कौम PTI हुकूमत के गैर संजीदा फैसलों की सजा भुगत रही है। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर भी इलेक्शन में जाएगी। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है जिस जमात को वोट मिलेगा वो उसी का होगा। मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी भी जमात से इलेक्शन के बाद इत्तेहाद करेगी। इलेक्शन से पहले किसी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। हमें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उसके बावजूद भी हम इंशाल्लाह ताला जो है हमने एक्सपीरियंस है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का और उसमें इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन कमिश्नर जो है और इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर हमें पूरा एतमाद है कि वो इस वक्त इस दफ़ा RTS सिस्टम नहीं बैठने देंगे, RO इलेक्शन नहीं होने देंगे और जिसके लिए वोट पाकिस्तान की आवाम डालेगी उसी के लिए देना जाएगा। लेकिन हमारी तरह जो है वो बेसिकली इलेक्शन के बाद इलेक्शन के तहत हम कोई
بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ آصف علی زرداری کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کرا دے گا۔ باپ بیٹے کی سیاسی تکرار پر اراکین پارلیمنٹ کی کیا رائے ہے؟ ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر جواب ڈھونڈ لائے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ انہیں الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرا دے گا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بعض سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ یہ کیا بیانیہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں ارکان سینٹ سے۔ میرا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو معلوم ہے کہ اب دھاندلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ زرداری صاحب زیرک سیاستدان ہیں، کونا مشق ہیں، اور جو 70-72 سال کا تانا ان کے فرزند نے دیا ہے وہ اسی پیٹے میں آتے ہیں، میاں صاحب کی طرح۔ چیئرمین بلاول جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے جو ہو چکی، زرداری صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں جو ہونی ہے۔ کہ ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی، ایک کہہ رہا ہے کہ جی وہ صاف شفاف ہوں گے۔ اگر دھاندلی ہوگی تو کہیں گے دیکھیں ہم کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی ہے، صاف شفاف ہوں گے جیت گئے تو کہیں گے دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اعتبار ہے۔ یہ تو باپ بیٹے کو اپنے سٹیٹمنٹ گھر میں ٹھیک کرنے چاہیے نا۔ چلو یہ تو ان کی اپنی رائے، میرے حساب سے انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا، انشاءاللہ صاحب ہو جائے گا۔ تو وہ تو ختم کر رہے لیکن بلاول صاحب کو کوئی پتہ کسی جگہ سے ہوگا نا، ہو سکتا ہے گھر میں مشورہ ہی نہیں کیا ہو۔ آصف علی زرداری کے بیان پر بعض سینیٹرز کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری چونکہ زمینی حقائق کا علم رکھتے ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے، جبکہ بعض سینیٹرز کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کو اپنے گھر میں مشاورت کر لینی چاہیے تاکہ بیانات میں تضاد سامنے نہ آئے۔ کیمرامین ہارون مغل کے ساتھ علی شیر، بول نیوز، اسلام آباد۔ عام انتخابات 2024، الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطہ اخلاق تیار کر لیا۔ ملکی سالمیت کے خلاف بات کرنے اور امیدوار کو دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالنے اور تشدد کی ترغیب دینے سے منع کیا گیا ہے۔ عام انتخابات 2024 کی تیاریاں سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطہ اخلاق تیار۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق میں سیاسی جماعتوں کی تجویز شامل کی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق ملکی سالمیت کے خلاف بات نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن کی تصدیق سے اجتناب، امیدواروں کو دستبردار ہونے کے لیے تحائف، لالچ یا رشوت دینے سے گریز کریں، جنرل نشستوں پر 5% خواتین کا کوٹا یقینی بنایا جائے گا، سیکورٹی فورسز سے مکمل تعاون، تشدد کرنے کی ترغیب نہ کی جائے، اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر پابندی، الیکشن ایجنٹ کا متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا لازم قرار۔ قومی اسمبلی 1 کروڑ، صوبائی اسمبلی امیدوار 40 لاکھ سے زائد اخراجات نہیں کر سکے گا۔ اخراجات کی تفصیلات ریٹرننگ افسران کو فوری جمع کرانی ہوگی۔ سینٹ اجلاس میں ملٹری کورٹس کے حق میں پاس کی گئی قرارداد پر بحث ہوئی، سینیٹرز نے ملا جلا رد عمل دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایوان بالا میں ملٹری کورٹ سے متعلق آواز بلند، اراکین پارلیمنٹ کا دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ سینیٹر دلاور نے رضا ربانی کو جواب دیا، جس دن قرارداد پاس ہوئی آپ سو رہے تھے۔ منظور کاکڑ نے کہا اس سے پہلے بھی کئی قراردادیں عجلت میں پاس ہوئیں، وہ بل کس کے فائدے میں تھے اور کس کا مفاد وابستہ تھا؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے، اور اسی طرح جیسے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں پاس کیے گئے ہیں، اس سے زیادہ عجلت میں پاس کیے گئے تھے مسٹر چیئرمین۔ پہلے حکومت نے نیب کے حوالے سے کیا کیا، اس کے بعد جب پی ڈی ایم آئی اس نے نیب کے حوالے سے کیا کیا، تو وہ اپنے مفادات تھے اس میں مسٹر چیئرمین۔ سینیٹر منظور کاکڑ نے مزید کہا سپریم کورٹ تو پہلی والی ہی عدالت ہے، ثبوت ہونے کے باوجود دہشت گردوں کو سزائیں نہیں دی گئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات، چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے کونسل کے 3 ممبران پر اعتراضات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی بھی جوڈیشل کونسل اجلاس میں شریک ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کی نمائندگی وکیل خواجہ حارث کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں جیل ٹرائل پر حکم امتناع میں مزید 1 دن کی توسیع کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں سینکڑوں ججز موجود ہیں، لیکن ایک مخصوص جج کو ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا چارج دیا گیا۔ عدالت نے خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن اور چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکورٹی خدشات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ دہشت گردی نہ رکی تو ٹھکانوں میں گھس کر ماریں گے، نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے ٹی ٹی پی کو وارننگ جاری کر دی۔ کہا 40 سال سے افغان بھائیوں کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن اس کے بدلے دہشت گردی باعث تشویش ہے۔ ہمارے لیے دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کا جرم
बराबर है। हम दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। बार बार की तनबीह के बावजूद ये सिलसिला बंद न हुआ तो हम दहशतगर्दों के ठिकानों में घुसकर उन्हें सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अफगान भाइयों को पनाह दे रखी है, लेकिन अब इसके बदले में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को की हौसला शिकनी की बजाय इन्हें बिला रोक टोक दहशतगर्दी के अड्डे और जदीद हथियार मिलना बायस तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सूबाई महकमे दाखिला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 2,27,239 अफगान मुहाजिरीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 492 गैर मुल्कियों को भी तोरखम के रास्ते जिला वतन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान महाजरीन की वतन वापसी। महकमा दाखिला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 2,27,239 अफगान महाजरीन अपने वतन जा चुके हैं। तोरखम बॉर्डर से 2,23,503 अफगानिस्तान दाखिल हुए। अंगोरा अड्डा बॉर्डर से 3,317 अफगान महाजरीन ने सरहद पार की। खरलाची बॉर्डर से 419 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस गए। तुरखम बॉर्डर से 19,903 खानदान, 63,157 मर्द, 49,397 खवातीन और 1,10,948 बच्चे वापस जा चुके हैं। महकमा दाखिला का बताना है कि गुज़िश्ता रोज से 2,062 अफराद जिसमें 373 खानदान, 425 मर्द, 337 खवातीन और 818 बच्चे शामिल थे, तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस चले गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 492 गैर मुल्कियों को भी तोरखम के रास्ते जिला वतन किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि गाजा में फ़लस्तीनी बच्चों का हॉलोकॉस्ट हो रहा है। पेशावर फौजें बच्चों का कत्लेआम नहीं करती। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के मामले पर अपने मकासद से हट रही है। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। जो जुल्म फ़लस्तीन में हो रहा है इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर अफसोस है कि मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा। I would term it as a child's holocaust in that strip of Gaza. The professional militaries fight professional soldiers. The professional militaries do not kill unarmed children. I think so United Nations is losing its sense of purpose. I think so the international community is losing its sense of being, calling itself responsible nations and governments. This appalling and atrocious act has to end. I would repeat it again. This children's holocaust has to stop, and it has to stop now. Whatever is happening in Gaza is beyond religion. We are honestly ashamed of you. I can't look into the eyes of my own son. I feel helpless. गजा पर इस्राएली हमले जारी। गजा में इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले में डॉक्टर समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर भी फायरिंग की गई। नसीरात कैंप पर हमले में 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए। बरेजी कैंप पर अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी से मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 13,000 से ज़ायद हो गई। गजा पर इजराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। गजा में इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले में डॉक्टर समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर भी फायरिंग की गई। इजरायली फौज ने अस्पताल का घेराव कर रखा है। अस्पताल के अंदर धुएं और वायु से लोगों का दम घुटने लगा। अल-शफा अस्पताल में फंसे अफराद को पानी, बिजली और ग़िज़ा की अदम दस्तियाबी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर नसीरात कैंप पर हमले में भी 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फौज ने रफाह के 2 घरों पर भी हमला किया, जिसके नतीजे में 11 अफराद शहीद हुए। इजरायली फौज ने बुरीजी कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी की, जिससे मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 13,000 से जायद हो गई, जिनमें 5,500 बच्चे और 3,500 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 30,000 से जायद है। फ़लस्तीनी हुकाम ने अल-शफा अस्पताल में हमास की सुरंग मिलने का इजरायली दावा मुस्तरद कर दिया है। उधर आलमी इदारा सेहत ने क़बल अज़ वक्त पैदा होने वाले 31 बच्चों को अल-शफा अस्पताल से निकाल कर मिस्र मुंतकिल कर दिया है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक उर्दन की तरफ से भेजा गया एक फील्ड हॉस्पिटल गजा की पट्टी में दाखिल हो गया है। बच्चों के आलमी दिन पर अलमिया। गजा के 5,500 बच्चे
اسرائیلی سفاکیت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس بارے میں بتا رہے ہیں ساتھی اینکر ارباب جہانگیر۔ بچوں کے عالمی دن پر غزہ میں بچوں کے قتل عام پر ہر دل رنجیدہ ہے۔ غزہ میں 23 لاکھ آبادی میں سے نصف بچے ہیں۔ 7 اکتوبر سے 20 نومبر تک 5500 بچے شہید ہو چکے، یعنی ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن رہا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق غزہ میں عمارتوں کے ملبے تلے دبے 1800 بچے تاحال لاپتہ ہیں۔ اسی طرح 9000 بچے زخمی ہیں۔ غزہ میں 2008 میں جو بچہ 2 سال کا تھا اور 2023 میں 5 جنگیں دیکھ چکا ہے۔ 2008 میں 341 بچے اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے۔ 2014 میں 532 اور 2021 میں 66 بچے صہیونی دہشت گردی کی بھیٹ چڑھے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کا بے دردی سے قتل عام کیا جا رہا ہے۔ وہاں ہزاروں لاپتہ ہونے والے افراد میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلوی باشندے نے قومیت اور مذہب سے ہٹ کر انسانیت کے ناطے میدان میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز کانفرنس، کہا غزہ میں کھلی درندگی پر امت مسلمہ کی بے حسی معنی خیز ہے۔ 3700 لوگ لاپتہ ہے، اس میں بھی زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ملبے تلے دب گئے ہیں، جس کے نکالنے کے اب تک کوئی صورت نہیں نکلی ہے۔ جب دشمن ہمیں جلا رہے تھے، جب دشمن ہم پر بمباری کر رہے تھے، جب دشمن ہمارا قتل کر رہا تھا، اور ہمارا جرم صرف یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جرم صرف یہی تھا کہ ہم فلسطینی ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان بچوں کے ہاتھ اگر ان ظالموں کے گریبان میں ہوں گے تو اسی طرح یہ خاموش رہنے والے اور بزدلی کا اور بے غیرتی کا اور بے معنی کا کفن اوڑھ کر اور چادر اوڑھ کر سونے والے حکمرانوں کے گریبانوں میں ان کے ہاتھ ہوں گے۔ ایک تو ڈکیتی، اوپر سے دادا گیری۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں ڈی ایس پی اور ساتھی بنے ڈاکو 2 کروڑ کی ڈکیتی میں پولیس ملوث نکلی۔ معاملہ خبروں کی زینت بنا تو پولیس پارٹی نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ لوٹی ہوئی 50% رقم، زیورات، موبائل فونز اور لیپ ٹاپ واپس لوٹا دیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس کے دباؤ میں آ کر متاثرہ خاندان نے تھانے میں دی گئی درخواست بھی واپس لے لی ہے۔ ڈی ایس پی اور ساتھی بنے ڈاکو 2 کروڑ کی ڈکیتی میں ملوث نکلے۔ اورنگی ٹاؤن میں گھر میں 2 کروڑ روپے کی ڈکیتی کے واقعے میں پولیس پارٹی سونا اور رقم لے کر فرار ہوئی۔ پولیس پارٹی فرار ہوتے ہوئے گھر میں لگے سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ بھی غائب کر گئی، لیکن گلی میں لگے کیمرے میں ڈکیت پولیس پارٹی کی گاڑی کی ویڈیو بن گئی۔ آئی جی سندھ کے نوٹس لینے پر تحقیقات شروع کی گئیں اور ضلع جنوبی کے انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی عمیر طارق بجرانی اور پولیس پارٹی کو شناخت کر لیا گیا۔ واردات کے بعد پولیس موبائل ڈبل کیبن گاڑی کی گلی سے گزرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سے پولیس کو مدد ملی۔ بھانڈا پھوٹنے پر پولیس افسران نے لوٹی گئی رقم میں 50% رقم، طلائی زیورات، موبائل فونز اور لیپ ٹاپ واپس لوٹا دیا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق پولیس کے دباؤ میں آ کر متاثرہ خاندان نے تھانے میں دی گئی درخواست بھی واپس لے لی۔ کراچی ڈیفنس فیز 7 میں ڈرم سے خاتون کی لاش ملنے کے کیس میں اہم موڑ آ گیا۔ مقتولہ گھریلو ملازمہ نکلی۔ خاتون کے شوہر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کراچی ڈیفنس میں ڈرم سے خاتون کی لاش ملنے کے کیس میں پیش رفت، مقتولہ کا شوہر کراچی پہنچ گیا، واقعے کا مقدمہ درج کرا دیا۔ مقدمے میں حضرت اللہ اور صہیب کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقتولہ وزیر مائی بہاولپور سے کراچی بنگلے پر ملازمت کرنے آئی تھی۔ کراچی میں 2 افراد صہیب اور حضرت اللہ کے ساتھ رہتی تھی۔ مقتولہ کے شوہر منیر حسین کا کہنا ہے کہ اہلیہ روزانہ شام کو ان سے فون پر بات کرتی تھی۔ 1 ہفتے سے اہلیہ کا فون بند آ رہا تھا، جس پر رشتہ داروں کو معلومات کرنے کا کہا۔ 18 نومبر کو اطلاع ملی کہ بیوی جینا ہسپتال میں ہے، جس کے بعد پنجاب سے کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ پولیس حکام کے مطابق کیس کی تفتیش کے دوران اب تک 1 ملزم کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ گرفتار ملزم عادل نے مقتولہ کی لاش کو ٹھکانے لگانے میں سہولت کاری کی تھی۔ دیگر مفرور ملزمان کی تلاش جاری ہے، انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ سیشن عدالت لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، عدالت نے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ادھر ملزم افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دوست کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔
लाहौर में 6 अफराद के जाबहक होने का वाकया। सेशन अदालत लाहौर ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम डिफेंस में गाड़ी हादसा में नामजद मुलजिम है। गाड़ी हादसा इत्तफाकी था। दायर दरख्वास्त जमानत वापस लेना चाहते हैं, जिस पर वकील मुद्दई ने कहा कि मुलजिम को जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भिजवाया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर डिफेंस केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम अफनान के साथ फ्रंट सीट पर बैठे दोस्त को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इब्राहिम ने तस्दीक कर दी कि गाड़ी अफनान चला रहा था। वक़ूअ के वक्त गाड़ी में अफनान, इब्राहिम, साद और अली मौजूद थे। सरगोदा में इंसानियत शर्मा गई। गली में खेलती 3 साला मासूम बच्ची को मोहल्लेदार काशिफ ने ज्यादती का निशाना बनाकर फेंक दिया। बोल न्यूज़ कम सिन बच्ची की आवाज़ बन गया। खबर नशर होते ही वज़ीर आला पंजाब ने फौरी एक्शन लिया। सरगोधा में कमसिन बच्ची के साथ दिलखराश वाकया। 3 साला कली को महल्लेदार काशिफ ने नोच डाला। हालत गैर होने पर गली में छोड़कर फरार हो गया। बोल न्यूज़ मजलूम बच्ची की आवाज बन गया। बोल पर खबर नशर होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मुलजिम काशिफ को फौरी कार्रवाई करके हिरासत में ले लिया। DPO सरगोधा के मुताबिक मुलजिम 1 माह पहले भी घिनौनी हरकत की कोशिश कर चुका है। तो मुलजिम हमने गिरफ्तार किया है 1 माह पहले एग्जैक्टली थी, तो इंशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी बच्ची की खैरियत दरियाफ्त करने DHQ टीचिंग अस्पताल पहुंच गए। बच्ची के अहले खाना ने बोल न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए इंसाफ का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर का सक्खर में कत्ल। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में वज़ीर आला हाउस के करीब धरना, सक्खर, कोयटा, एबटाबाद के सहाफ़ी सरापा एहतजाज। सक्खर के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर का कत्ल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। PFUJ की कॉल पर मुजाहरे, रैलियां और धरने, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में सहाफ़ती तंजीमों की एहतजाजी रैली। CM हाउस के करीब धरना दिया। कहा यकीन दहानी नहीं, कातिलों की गिरफ्तारी चाहिए, वरना अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। अरशद शरीफ और दीगर साथियों को जो शहीद किए गए हैं, हयातुल्लाह से लेके जान मोहम्मद महर तक, उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। एबटाबाद में एहतजाज। सहाफ़ियों का कहना था कि जान मोहम्मद महर के कातिलों की पुष्ट पर मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। जान मोहम्मद का खून इंक़िलाब लाएगा, जान मोहम्मद का खून इंक़िलाब लाएगा। MQM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत, रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के घरों के दरवाज़ों पर लोटे लटका दिए गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुतादिद साबिक अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। ख्वाजा सुहेल मंसूर, मुज़म्मिल कुरैशी, वसीम कुरैशी, अली राशिद समेत दीगर रहनुमा शामिल हुए। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था, MQM का कचरा उठाने पर पीपल्स पार्टी के मशकूर हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड। अमरीकी डॉलर 285 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान देखा गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे से 57,077 की सतह पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मुल्की सराफा बाज़ारों में फ़ी तोला सोने की कीमत 2,15,100 रुपये की सतह पर बरकरार रही। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को सरप्लस चीनी बरामद करके कीमती ज़र मुबादला कमाने का मशवरा दे दिया। एसोसिएशन का कहना है कि चीनी की बैनुल-अक़वामी कीमतें इस वक्त 750 अमरीकी डॉलर के लगभग हैं। हुकूमत बर वक्त फैसला करे तो सरप्लस चीनी बरामद करके तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स का ज़र मुबादला कमा सकती है। एसोसिएशन का कहना था कि रवा बरस फरवरी में चीनी की बरामदात से पाकिस्तान को आलमी कीमत पर सिर्फ $450 फ़ी टन के हिसाब से ज़र मुबादला हासिल हुआ। IMF मुआहदे के तहत 7 दिसंबर तक बिजली की कीमतों में इजाफा करना होगा। जनवरी में गैस की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। इन मुश्किल हालात का जिम्मेदार कौन है? रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर। IMF की सख्त शराइत, महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो आई, लेकिन महंगाई में कमी ना आई। महंगाई की शरह 41% से जायद। सबसे ज्यादा कुदरती गैस 480% महंगी हुई। अवाम का कहना है कि हम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुक्मरानों ने जो पैसा लिया वो पता नहीं किधर लगाते हैं, लेकिन ये सारा बोझ अवाम पे डालते हैं। बस गरीब को गरीब से तर कर रहे हैं। अब गरीब जो है बेचारा, जो लोग अफोर्डिंग थे उनके बहुत बुरे हालात हो गए।
पेट्रोल थोड़ा सा कम किया है, 200% बढ़ा के 5% कम कर देते हैं। अरकान सेनेट की अक्सरियत ने महंगाई की जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत जबकि साबका हुक्मरान इत्तेहाद ने PTI के IMF मुआहिदे को करार दिया। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे सिस्टम की, कि वो मतलब ये नहीं समझते। वो उन्होंने एक ही तरीका समझा है कि आवाम से पैसे निकालो। आवाम से कैसे निकाले जा सकते हैं? वो गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, टैक्सेस हैं। ये जो बोझ है ये मराहत याफ्ता तबके पर डालें, ये अशरफिया पे डालें। बेरोज़गारी और गरीबी मुल्क में इतनी बढ़ गई है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बज़ाहिर खुद मैं सेनेटर हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप खुद सोचें एक गरीब इंसान कैसे अफोर्ड कर सकता है। अब मैं फिर वही बात करूँगा, सब ज़िम्मेदार हैं इसके। IMF के जंगल से जान छुड़ाना ऐसा है जैसे अपने मज़हब से जान छुड़ाना। IMF से जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये अवाम के लिए एक बहुत बुरी खबर होती है। अरकान सेनेट हूँ या अवाम, सभी कहते हैं IMF से होने वाले मुआहदों के नतीजे में अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ के जिम्मेदार सब के सब हैं। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में स्मोक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब में स्मोक का रोग खत्म न हुआ, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी के आखिरी तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने महकमा मौसमियात को स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत की। मौसम सरमा के गर्म मशरूब, जायका भी और सेहत भी। हैदराबाद के लिबर्टी चौक पर सर्द रातों में बटेर यखनी का सूप तैयार किया जाता है, जिसे शहरी बहुत शौक से पीते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम शबीर। सर्द रातों में गर्म मशरूबात सबको खूब भाते हैं। हैदराबाद के शहरी भी सर्दी का तोड़, बटेर की यखनी और सूप का भरपूर मजा लेते नजर आते हैं। वो इंतजार करते रहते हैं कि ये अपना जो है बटेर का सूप स्टार्ट करें, बटेर की यखनी, और हम पीने के लिए जाएं। सर्दियाँ आ गई हैं, बच्चे साथ होते हैं तो उनके लिए हेल्थ बहुत अच्छी, गर्माश के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। 12 मसालों से बनी बटेर यखनी बच्चों बड़ों समेत सबकी पसंद है। मजेदार बटेर का सूप सिर्फ 250 रुपए में दस्तयाब है। जायका ऐसा के शौकीन हजरात खींचे चले आते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका हमारे पास। इसके अंदर 12 मसाले अभी हम अपने हाथ से शामिल करते हैं, जायका लाजवाब हो जाता है। प्रोटीन से भरपूर मौसम सरमा की ग़िज़ा बटेर की यखनी और सूप हड्डियों को ताकत बख्शने के साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा करता है, जिससे पीने से सर्दी का एहसास कम हो जाता है। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ गुलाम शबीर आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। सेनेट ने मयारी तालीम तक हर बच्चे की रसाई की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर सना जमाली ने पेश की है। करारदाद में कहा गया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान 8 सितंबर को आलमी यौम ख़वानदगी मनाते हुए इस अमर की तस्दीक करता है कि सिन्फ महल वकू या समाजी और इक़्तिसादी हैसियत से बालतर होकर मयारी तालीम तक रसाई पर हर बच्चे का बुनियादी हक़ है। करारदाद में हुकूमत पाकिस्तान से तालीम के लिए मौसर इक़दामात उठाने का मुतालबा भी किया गया। करारदाद में गैर रस्मी तालीमी निज़ाम को तक़वियत देने और फ़नी जदीद तालीम व तरबियत के फ़रोग़ का मुतालबा किया गया। रवा माली साल के पहले 4 माह की खुराक की दरामदात में कमी। इस साल 757 अरब 31 करोड़ रुपए से ज़ायद की खुराक की अशिया दरामद की गई। इम्पोर्ट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8 अरब से ज़ायद की कमी हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात खान। रवा साल पहले 4 माह में खुराक की इम्पोर्ट में कमी पिछले साल की निस्बत 8 अरब रुपए कम खर्च हुए। 757 अरब 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की खुराक की अशिया दरामद की। गंदम, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, मसाला जात की दरामदात में कमी हुई। रवा माली साल जुलाई था अक्टूबर पाकिस्तान ने 47 अरब रुपए से ज्यादा की गंदम दरामद की। गुज़िश्ता बरस 102 अरब की गंदम मंगवाई थी। सोयाबीन पर 24 अरब 97 करोड़ के बजाय 21 अरब 58 करोड़ खर्च हुए। पाम ऑयल की इम्पोर्ट में बड़ी कमी, 314 अरब 19 करोड़ की निस्बत 277 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च हुए। दालें 4 माह में 92 अरब 48 करोड़ की मंगवाई। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 77 अरब 67 करोड़ खर्च हुए। रवा साल 4 माह में 13.5 अरब रुपए के मसाला जात इम्पोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल 10 अरब 92 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए थे। पेशावर में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज़ विमेन स्क्वॉश चैम्पियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। चैम्पियनशिप में 16 जामियात की 110 खिलाड़ियों ने शिरकत की। फाइनल इकरा यूनिवर्सिटी ने जीत लिया। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट।
पेशावर के कमर जमान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज वुमेन स्क्वाश टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले। खवातीन खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। फाइनल में इकरा यूनिवर्सिटी की जहरा ने ट्रॉफी जीत ली। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी और जीत फलस्तीनी अवाम के नाम कर दी। ट्रिब्यूट दे फलस्तीन के उन बच्चों को, उन लोगों को जो जंग के दौरान हैं, और हम चाहते हैं कि वो भी निकलें और वो पाकिस्तान भी आए खेलने, हम भी वहाँ जाएं खेलने। चैंपियनशिप में मुल्क भर की 16 जामियात की 110 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल के मेहमान खुसूसी साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान का कहना था कि इवेंट का मकसद खवातीन के टैलेंट को आगे लाना है। यही है ग्रास रूट लेवल, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, इन्हीं में से बच्चियों ने आगे आना होता है। टूर्नामेंट में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की दूसरी जबकि अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन सब्तैन बुखारी के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। और अभी एक अफसोसनाक खबर है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिनकी वालिदा कराची में इंतकाल कर गई हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि MQM के कन्वीनर हैं, उनकी वालिदा काफ़ी अरसे से अलील थीं, निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं, उनका इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालिदा जो काफ़ी अरसे से अलील थीं और अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं, वो इंतकाल कर गई हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।